ये आपने निकाला था अगर आपको याद हो कि डिस्टेंस x पर व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द वेव, ये आपने निकाला था, है ना। उसी से रिलेट करके मेरा एक और क्वेश्चन है आज के लिए। अच्छा, आपको याद हो कि मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि लास्ट में वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो शायद आप में से कई लोगों को शायद न भी दिखा हो। तो मैंने आपसे ये बोला था कि लास्ट वाला क्वेश्चन इस प्रकार से था कि भाई ये मैसिव रोप है, ये रोप मैसिव रोप है, और यहाँ पर ये मैसिव रोप है, इस रोप का मास m है, लेंथ ऑफ द रोप इज l एंड इट हैज बीन टाइड टू द सीलिंग। यहाँ पर हमने t0 पर भी क्रिएटेड अ पल्स एट दिस लोएस्ट पोजीशन। तो द क्वेश्चन वाज व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस पल्स एट अ हाइट ऑफ x, राइट। जहां पर आपने पल्स क्रिएट किया वहां से x ऊंचाई पर इस पल्स की स्पीड क्या होगी। तो सिंपल सा इसका रिजल्ट था कि अगर रोप में मास है तो किसी भी हाइट पर जो टेंशन होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द पार्ट ऑफ द रोप विच इज बिलो दैट गिवन पार्ट। मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई टेक द एलिमेंट हियर, यहाँ पर कोई एलिमेंट कंसीडर कर लो ऑफ लेंथ से dx, तो इस एलिमेंट पे जो टेंशन लग रहा होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द रोप विच इज अंडर दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट के नीचे वेट कितना है, तो दैट वुड बी द वेट ऑफ दिस लेंथ विच इज x। तो हम लिखेंगे m by l multiplied by x multiplied by g, this is the weight and the tension is acting in the upward direction। this means that tension की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, m by l multiplied by x multiplied by g, mass per unit length multiplied by that length जिसका हमें मास चाहिए multiplied by g। तो this is the weight of this element। और इस केस में मैंने आपसे कहा था कि velocity would be written as simply equal to under root t by mu। अंडर रूट टी बाई म्यू, टी की वैल्यू कितनी है, m बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू जी, और म्यू की वैल्यू कितनी है, तो म्यू वुड बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, है ना। म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। म्यू तो मास पर यूनिट लेंथ है, इसका मतलब दिस रिजल्ट वुड कम आउट टू बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स जी। ये तो आपको याद आ गया होगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इफ वी आर सपोज टू फाइंड द एक्सेलरेशन, अगर मैं इस पल्स का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं तो एक्सेलरेशन ऑफ द पल्स वुड बी गिवन बाय v dv by dx। And sir, why are you using v dv by dx instead of dv by dt? The reason is very obvious कि यहाँ पर जो velocity is a function of x, तो इसलिए जो मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूँ एक्सेलरेशन का वो मैं dv by dt यूज नहीं कर रहा हूँ, rather I am using v dv by dx। और अगर आपने सर v dv by dx यूज करा है तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स जी। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे dv by dx जब करोगे तो इसमें अंडर रूट जी विल बी एज इट इज, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो वो 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाता है, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स वाला टर्म विल कैंसिल आउट एंड दिस विल बी लेफ्ट एज g by 2। तो दिस वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पल्स गोइंग अपवर्ड्स एंड दिस वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द पल्स एट एनी डिस्टेंस x। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि पल्स का हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे निकाला है, बिकॉज माय वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस। अच्छा, पल्स का अगर आप एक्सेलरेशन देखें तो दिस इज g by 2 which is independent of x। So whether the rope be massive or massless doesn't matter, this pulse will have a velocity of g by 2। हो गया, हो गया। अब देखिए इसमें जो एक क्वेश्चन था which was asked few years back in some Olympiad exam, क्वेश्चन इस प्रकार से था कि आप ऐसा मान लो ये एक रोप है, इसमें इस रोप में t0 पर यहाँ से एक पल्स क्रिएट किया हमने। इस रोप का मास m मान लो, आप इस रोप का मास m मान लो, लेंथ l मान लो, और t0 पर हमने यहाँ पर एक पल्स क्रिएट किया और आपसे कहा जा रहा है कि एट द सेम टाइम अ बॉल इज ड्रॉप्ड, बॉल इज ड्रॉप्ड एंड बोथ इज हैपनिंग एट अ टाइम t इक्वल टू 0। बॉल ऊपर से हमने ड्रॉप करा है और नीचे से एक पल्स क्रिएट करा है, ठीक है, एट द सेम टाइम एट t इक्वल टू 0 ओनली। ऐसा सवाल आपने रिलेटिव मोशन में भी किया होगा, वैसा ही सवाल है कुछ। आपका सवाल ये है कि
find time when these two will cross each other and find the position where the two will cross each other. मतलब आसान से शब्दों में हम कहें तो कब और कहां बॉल और पल्स का मिलन होगा भाई। तुम्हें मिलन का समय और मिलन की पोजीशन दोनों पता करनी है। अंग्रेजी में कहें तो व्हेन एंड वेयर द पल्स एंड बॉल विल क्रॉस ईच अदर। भाई अंग्रेजी, जिनको अंग्रेजी समझ में आती है उनके लिए मैं बता दूं, व्हेन एंड वेयर पल्स एंड बॉल विल क्रॉस ईच अदर। और दूसरा, जिनको हिंदी समझ में आती है उनके लिए भाई कब और कहां मिलन होगा। तो मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। आपका समय है 45 सेकंड। करो सवाल सॉल्व। चलिए सर, बहुत समय लग गया, आप लोगों से आंसर नहीं आया। मुझे एक बात बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी में आप ऐसे क्वेश्चन करते थे क्या? रिलेटिव वेलोसिटी में आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है कि एट द सेम टाइम वन बॉडी इज ड्रॉप्ड एंड द अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, तो बताओ कि व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। ऐसा क्वेश्चन आपने रिलेटिव वेलोसिटी के केस में देखा होगा ना। तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी में ये बताया गया होगा कि अगर हमें ये पता करना है कि व्हेन द टू विल मीट, तो दो ऑब्जेक्ट कब मिलेंगे, इसका बेस्ट वे टू फाइंड दैट इज कि आप तो ये कर लो कि आप रिलेटिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो टू फाइंड व्हेन दे विल मीट। वेयर दे विल मीट, टू फाइंड दैट वी विल हैव टू सॉल्व इट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। मैं बताता हूँ, सारी चीजें मैं समझाता हूँ क्यों। देखो, एक बात तो क्लियर है भाई, टाइम सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम होगा। आपको ये मत कहना कि सर आइंस्टाइन के हिसाब से तो टाइम अलग आता है। मैं आइंस्टाइन की फिजिक्स हम पढ़ भी नहीं रहे।
हम जो पढ़ रहे हैं वो न्यूटोनियन फिजिक्स, और न्यूटोनियन फिजिक्स में टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब अगर कोई घटना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी समय पे हुई है तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी वो घटना उसी समय पे होगी। ठीक है, तो टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। 1/3 आ रहा है, चलो मैं देखता हूँ, ये L/3 कह रहे हो, 1/3 आई डोंट नो। ठीक है, तो खैर तो मैं देखता हूँ, तो मैंने कहा कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सोचो आप किसी एक पे बैठ जाओ, अब इमेजिन करो कि मैं इस पे बैठ गया, मान लो चीटा बन के मैं इस पे बैठ गया। रिलेटिव वेलोसिटी का तो कॉन्सेप्ट यही है ना, कि किसी एक बॉडी पे आप बैठ जाओ, आप जिस बॉडी पे बैठ जाएंगे वो बॉडी आपके लिए रेस्ट में होगा। ऑल्दो दिस इज नॉट अ बॉडी, पल्स इज नॉट अ बॉडी, बट इसको हम बॉडी की तरह ट्रीट कर रहे हैं बिकॉज इट इज ऑल्सो मूविंग, राइट। तो आप अगर जिस पे बैठ जाते हो वो आपके लिए रेस्ट में आ जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि द अनदर बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो मेरे लिए तो ये बॉडी रेस्ट में आ गई भाई, और अगर ये रेस्ट में आ गई तो अब क्या होएगा सर, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वो बॉल ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई देगा विद अ रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 3g/2। इज इट क्लियर? भाई बॉल का एक्सेलरेशन कैसे पता करेगा सर? सर ये पल्स ऊपर जा रही है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ g/2, ये बॉल नीचे आ रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ g, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? ए रिलेटिव दैट विल बी इक्वल टू 3g/2। अरे भाई दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सिंपली ऐड करोगे ना, तो ए नेट की वैल्यू कितनी आ गई सर? ए नेट की वैल्यू आ गई 3g/2। इज इट क्लियर सर? ए नेट की वैल्यू आ गई 3g/2। तो अब हमारा सवाल ये है कि भाई कब मिलन होगा? तो हमारे लिए तो सिर्फ बॉल चल रहा है, और बॉल चल के कितना आएगा? तो बॉल जो मेरे लिए चल के आएगा, जब जब भी मिलन हो, मिलन कहीं पर भी हो, मगर मैं चीटा बन के पल्स पे बैठा हूं तो मेरे लिए तो पल्स रुका हुआ है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि बॉल आया है मेरे पास। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विल बी इक्वल टू हाउ मच? तो दैट विल बी इक्वल टू एल, है ना। एंड मोशन इज एक्सेलरेटेड, तो वी विल राइट दिस एज एल इज इक्वल टू हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा रहे हैं। ठीक है, और दोनों का इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो। ठीक है, पल्स यहाँ पर जस्ट क्रिएट किया है हमने t इक्वल टू जीरो पर, यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया है। तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी की अगर आप बात करोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर वुड बी जीरो। तो ut become zero, we have only l is equal to d relative is equal to half a relative, that is 3g/2 multiplied by t का स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से तो सर टी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4l डिवाइडेड बाई 3g, या मैं कह सकता हूँ t is equal to under root of 4l divided by 3g. This will be the time taken, this will be the time after which the two will meet. ये वो समय है जिसके बाद ये दोनों का मिलन होगा। अब दूसरा पार्ट ऑफ द सवाल क्या था, कब हुआ ये, तो निकाल लिया हमने, कहां पे हुआ, है ना, वेयर वेयर दिस हैपेंस। ठीक है, वेयर दे विल मीट। तो एक बात सबसे पहली बात क्लियर कर लो कि वेन के लिए तो टाइम है ना, तो टाइम तो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होगा, बट जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग होगा भाई। तो पोजीशन तो हम हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही बताएंगे, बट टाइम को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताओ या किसी और फ्रेम से, फर्क नहीं पड़ता भाई। पोजीशन निकालने के लिए आप वापस ग्राउंड पे आ जाइए, आप पोजीशन बताने के लिए वापस कहाँ आ जाइए, आप पोजीशन बताने के लिए वापस कम टू द ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड पे वापस आ गए तो किसी भी का, चाहे बॉल का चाहे पल्स का, किसी का भी डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर लें इतनी देर में कि कितना वो चलेगा। ठीक है, जितना वो चल के पहुंचेगा वहीं तो दूसरा भी आएगा ना, तभी तो मिलन होगा। तो मान लो कि इफ आई एम कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉल, तो बॉल के लिए क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि यू टी, तो अगेन इट इज जीरो, माइनस ऑफ हाफ, माइनस में इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज द बॉल इज जी इज नेगेटिव ऑलवेज, राइट। तो माइनस ऑफ हाफ इंटू जी, जी मल्टीप्लाइड बाई टी का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4l डिवाइडेड बाई 3g। ठीक है, तो बॉल की जो पोजीशन है ऊपर से वो आ जाएगी आपकी, जी से जी कैंसिल हो गया, टू, तो 2l/3 इज द पोजीशन ऑफ द बॉल। बॉल चला है 2l/3, तो पल्स कितना चलेगा? तो पल्स कितना चलेगा, तो पल्स विल मूव l माइनस ऑफ 2l/3, l माइनस ऑफ 2l/3, पल्स विल कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू l माइनस 2l/3, तो दिस विल बी इक्वल टू l/3। आई होप आपने l/3 लिखा था बेटा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि पल्स अल्मास, पल्स जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट वुड बी l/3। ठीक है, और आपका जो बॉल डिस्टेंस कवर करेगा दैट वुड बी 2l/3। भाई किसी को शक है इसमें?
सर एक्सेलरेशन g/2 हमने फाइंड किया बेटा, समझ, इसमें फाइंड किया था हमने। कैसे फाइंड किया था? तो हमने वेलोसिटी लिखा था ना अभी, लास्ट वाला भी जो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग वहीं से किया है आज। वेलोसिटी मैंने लिखा था √gx, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द पल्स, राइट। और पल्स की अगर ये वेलोसिटी √gx, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, इफ आई डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू से हाँ वो सबके लिए रहेगा, वो सबके लिए रहेगा। पल्स की जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू g/2। अच्छा, वो कहीं पर भी g/2 होगी, बिकॉज आपने देखा है कि वो रिजल्ट जो आया एक्सेलरेशन, दैट केम आउट टू बी g/2। इसका मतलब किसी भी हाइट पे हम चले जाएं तो दैट विल रिमेन एज g/2 एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑन द स्ट्रिंग या रोप। रोप पे कहां पर हम है उससे इस ये इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट, राइट। तो इसलिए किसी भी पॉइंट पे दैट एक्सेलरेशन विल बी g/2। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। लेट्स मूव। अब देखिए, ओके, दूसरा पॉइंट जिस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से, एक आध नई चीज सीख लो, दैट इज सुपरपोजिशन। और अनडाउटेडली यू नो द सुपरपोजिशन रूल, यू नो सुपरपोजिशन, व्हाट इज मेंट बाय सुपरपोजिशन। और याद रखो, सुपरपोजिशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो सुपरपोजिशन है, इट विल बी यूज्ड हियर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। एसएचएम में भी यूज होता है, एम्पलीट्यूड निकाला जाता है। और यही सुपरपोजिशन वेव्स में भी यूज होता है, और यही सुपरपोजिशन इवन इट इज यूज्ड इन ऑल्टरनेटिंग करंट आल्सो। तो सुपरपोजिशन के बड़े सारे यूज हैं सर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है, ठीक है, तो उसको जरा सा हम जल्दी जल्दी देखने की कोशिश कर लेते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन का क्या मतलब है सर? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या मतलब है? तो आप ये कह सकते हो सर, अगर मान लो कि वी हैव टू सोर्सेस, मान लो कि ये एक सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है। पहले तो बात क्लियरली समझना, मैं बक क्या रहा हूं, मैं क्या कहानी सुना रहा हूं, इस बात को समझना जरूरी है। इन दोनों सोर्स से एक एक डिस्टरबेंस इमिट होती है, या मान लो आप कह लो एक एक वेव इमिट होती है इन दोनों सोर्सेस से। ये दो सोर्सेस है, इन दोनों सोर्सेस से एक एक वेव इमिट होती है। और ये वेव कहीं पहुंचती है, मान लो यहां पहुंचती है, ठीक है। ये जहां पहुंचती है, ये वाला जो पॉइंट है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x1 फ्रॉम दिस सोर्स s1, एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x2 फ्रॉम द सोर्स s2। क्लियर है? इस वेव के लिए मैं मान लेता हूं कि ये वाली जो वेव है, इस सोर्स के जो डिस्टरबेंस निकल रही है, दैट इज a1 sin ओमेगा t प्लस ऑफ, प्लस भी ले सकता है, माइनस भी ले सकता है, तुम्हारी इच्छा है, प्लस ऑफ kx प्लस ऑफ phi1, मान लो इस इसके वेव की इक्वेशन है ये। और ये है a2 sin ऑफ ओमेगा 2 प्लस ऑफ kx प्लस ऑफ phi2। दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस वेव। देखो, सोर्स 2 से जो वेव आ रही है, उसकी इक्वेशन जो हमने लिखा है, वो इक्वेशन कितनी है? a1 sin ओमेगा t kx1 और kx प्लस ऑफ phi1। और सोर्स 2 से जो वेव आ रही है, उसकी इक्वेशन जो मैंने लिखा है वो आपको दिख रही है कि सोर्स 2 से जो वेव आ रही है उसकी इक्वेशन मैंने ऐसे लिखा है। भाई phi1 और phi2 मैंने अभी अलग लिया है ना, मैंने अभी अलग लिया है, बट ये सेम भी हो सकते हैं। मैं उस पर अभी चर्चा पे आ रहा हूँ, घबराओ नहीं इस बात पे। अब मैंने कहा ये दोनों पल्स आई, ये दोनों मीडियम में इंडिविजुअली मूव कर रही थी, इंडिविजुअली प्रोपगेट कर रही थी, बट एक पॉइंट पे आके ये दोनों कंबाइन हो गई, है ना। तो ये जो कंबाइन होती है, ये कंबाइन जो होती है, इसी को तो सुपर पोजिशन कहते हैं। भाई अगर आपको मालूम है कि किसी भी मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव इंडिविजुअली प्रोपगेट कर रही होती हैं, बट व्हेन दे ओवरलैप्स, ठीक है, तो इन द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग वी सी सम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग का प्रोसेस है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का नहीं, उसका इफेक्ट नहीं, सिंपली ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का जो ये प्रोसेस हुआ, इसी को हम सुपरपोजिशन कहते हैं। और जब भी वेव सुपर इम्पोज होती है तो होता क्या है, उस बात को हम समझते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये वेव x1 यहाँ चल के आई है, तो यहाँ पर जो ये मान लो कि ये मीडियम का कोई पार्टिकल है, मान लो, तो इसको एक ही समय पर दो दो डिस्टरबेंस मिल रहा है। तो इमेजिन कर कि एक ही चीज को दो लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं या दो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई मान लो कि दो लोग हैं और एक ही बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं, एक एक बंदा एक बॉडी को ऊपर ले जा रहा है बाई 2 मीटर,
और दूसरा बंदा उसी बॉडी को 1 मीटर का और डिस्प्लेसमेंट दे देता है, तो दो बंदे मिलके अगर एक ही बॉडी को डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिस्टर्ब होगा, और जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट वुड बी द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइडेड बाय द टू सोर्सेस। तो वैसी ही कहानी यहाँ पर है कि किसी भी मीडियम में ये दो वेव प्रोपगेट कर रही थी, जहां पर ये सुपर इम्पोज हुई वहां पर के पार्टिकल को जो नेट डिस्टर्बेंस प्रोवाइड होगा वो दो दो वेव्स के कारण होगा। अब इसमें एक बात समझिए कि यहाँ पर जो ये वेव पहुंचेगी तो इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वेव a1 sin ओमेगा t प्लस ऑफ kx1 प्लस ऑफ phi1 लिख सकते हैं हम। Why? Because the location of this particle is x1. सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं a2 sin ऑफ ओमेगा t, और इस वाले सोर्स के लिए इस पार्टिकल का लोकेशन kx2 प्लस ऑफ phi2 है। क्लियर? अब पहले तो इस बात को समझिए कि यहाँ पर जो फेज डिफरेंस आया है इस पॉइंट पर जहां पर ये दो वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं, this phase difference is equal to what? तो this phase difference would be the difference of these two, ओमेगा t प्लस ऑफ किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर लो अभी फिलहाल, तो हमें नहीं पता कौन ज्यादा है कौन कम है, तो माइनस ऑफ ओमेगा t प्लस ऑफ के एक्स वन प्लस ऑफ फाइव वन, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, दिस विल बी रिटन एज के एक्स टू माइनस ऑफ एक्स वन। ठीक है, और ये क्या लिखा जाएगा, तो ये प्लस ऑफ फाई टू माइनस ऑफ फाई वन, ये लिखेंगे हम। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस है वो लोकेशन क्या है उस पॉइंट का फ्रॉम द टू सोर्सेस उस पर डिपेंड कर रहा है, और साथ साथ इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि ये जो दो वेव्स हैं उसका इनिशियल फेज डिफरेंस क्या है। अच्छा, अगर मैं इसमें टाइम की वैल्यू t1 और t2 ले लेते तो इस बात पे भी फेज डिफरेंस डिपेंड कर रहा होता, इस बात पर भी ये फेज डिफरेंस डिपेंड कर रहा होता। मेरी बात ध्यान से समझे आप। तो देखो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है ना फेज डिफरेंस। कैसे? क्योंकि ये टाइम अगर मैं सेम नहीं लेता तो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा होता, एक्स पे भी कर रहा होता, और डिफरेंस ऑफ फेज पे भी कर रहा होता, इन सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा होता। आप मेरी बात शायद समझ रहे होंगे। बट हम जो केस सॉल्व करते हैं उसमें हम ये मान लेते हैं कि ये जो दो वेव्स हैं हमारे, उनका इनिशियल फेज या तो जीरो मान लेते हैं या सेम मान लेते हैं। तो अगर ये जनरली अगर हम इनिशियल फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस जो है आपका इनिशियल फेज डिफरेंस ये वाला, इसको अगर मैं जीरो मान लूं इनिशियल फेज डिफरेंस को, और टाइम की वैल्यू को भी मैंने दोनों वेव्स के लिए सेम माना हुआ था ऑलरेडी, तो उसका भी डिफरेंस जीरो हो गया। तो ये जो फेज डिफरेंस है वो किसी भी पॉइंट पे जो ये फेज डिफरेंस है वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है, तो ये x2 माइनस एक्स वन पर। और x2 माइनस एक्स वन को अगर क्लियरली देखो तो x2 इज द पाथ कवर्ड बाय दिस वेव विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द सोर्स 2, और x1 इज द पाथ कवर्ड बाय द वेव विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द सोर्स 1। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं k मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x। तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। भाई पाथ डिफरेंस जो आया है वो क्या आया है, के एक्स टू माइनस ऑफ एक्स वन। तो के एक्स टू माइनस ऑफ के एक्स वन, तो एक्स टू माइनस ऑफ एक्स वन इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द टू वेव्स। और ये जो आपका के है उसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। तो हम डेल्टा फाई को लिख सकते हैं भाई डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। तो दिस इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। रिमेंबर द फैक्ट कि ये तभी रिलेशन होल्ड करता है जब कि जिस पॉइंट पे वेव पहुंची है वहां पर का जो फेज डिफरेंस ऑलरेडी इनिशियल फेज डिफरेंस वो या तो जीरो हो, देखो या तो ये जीरो होता है या टाइम के साथ ये कांस्टेंट होता है। बट हम लोगों ने जो अभी केस कंसीडर किया है वो जीरो कंसीडर किया है, दिस कैन बी वेरिएबल ऑल्सो। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, बट हमारा जो केस है वो हम ये केस कंसीडर कर रहे हैं कि आइदर इन दोनों वेव का इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो है, या इन दोनों वेव का जो फेज डिफरेंस है वो इनिशियल फेज जीरो है, या इन दोनों का फेज डिफरेंस जीरो है। इनिशियल फेज है भी तो इन दोनों का फेज डिफरेंस जीरो है। हो गया? ये सब लिखा है क्या, इरेज कर सकता हूँ इसको? ठीक है, अब देखिए, अब देखिए
यहाँ पर जब ये दो वेव सुपर इम्पोज होती है तो ये जो दो वेव्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कुछ और होता है। मतलब वहां पर जब दो वेव ओवरलैप होती है, कुछ कुछ चीजें आपने पढ़ा हुआ है भाई, जब दो वेव ओवरलैप होती है तो एट द पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है वो आप ऐसे लिखते हो। अगर दो से ज्यादा होती तो आप दो से ज्यादा वेव्स की इक्वेशन लिखते और ऐड करते। ये वेक्टर सम होता है, मतलब द पॉइंट एट विच द टू और मोर देन टू वेव ओवरलैप्स, the net displacement of that point will be the vector sum due to the individual weights and a displacement due to the individual weights। अब देखिए जब दो वेव ओवरलैप हो रही है तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड है ऑफ रिजल्टिंग वेव या तो वो इंक्रीज कर जाएगा या वो डिक्रीज कर जाएगा, एंड द एम्पलीट्यूड का रिजल्ट एट अ पॉइंट वेयर द टू वेव ओवरलैप्स विल बी गिवन बाय, मान लो इसको आप एक वेव मानते हो, उसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसको आप दूसरी वेव मानते हो, उसका एम्पलीट्यूड A2 है, और दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो डेल्टा फाई है। ठीक है, ये डेल्टा फाई है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दिस विल बी कॉल्ड एज ए नेट, एंड दैट ए नेट कैन बी कैलकुलेटेड वेक्टोरियली। ठीक है, और उस ए नेट को हम क्या लिखते हैं, A1 का स्क्वायर प्लस ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ A1 A2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ डेल्टा फाई। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नेट एम्पलीट्यूड। ये नेट एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि जिस पॉइंट पे दो वेव मिल रही है उस पॉइंट पर जो हमारा नेट एम्पलीट्यूड होगा उसको फाइंड करने का फॉर्मूला ये कि आप वेक्टोरियली इमेजिन करें और वेक्टोरियली ऐड करें। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट होता ये है कि आपकी जो वेव है ना, उस वेव में आपने सुना होगा इंटेंसिटी, है ना। बेसिकली इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आपने इंटेंसिटी वर्ड सुना होगा, और वेव की जो एनर्जी है वो उसकी इंटेंसिटी से मेजर होती है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी जो है ना किसी भी वेव की इंटेंसिटी, आपने सुना होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, या आप ये कह सकते हो कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो जिस पॉइंट पर आपका वेव ओवरलैप करेगा उस पॉइंट पे जो नेट इंटेंसिटी होगी दैट वुड बी इक्वल टू के ए नेट का स्क्वायर। ठीक है, ये नेट इंटेंसिटी होगी। समझ आ रही बात। इसका मतलब इस पूरे फॉर्मूले को देखो, आप ध्यान से इस पूरे फॉर्मूले को देखो। इस पूरे फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिख दूं, पहली बात तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ A1 A2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। और इस पूरे फॉर्मूले को ऐसे लिखने के बाद मैं के से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। आई का मतलब बेटा इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव या इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। इंटेंसिटी मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी इंटेंसिटी का बेसिक मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर ये सारे पूरे टर्म्स को अगर हम के से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम लिखते हैं के ए नेट का स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं के A1 का स्क्वायर प्लस ऑफ के A2 का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ के A1 अंडर रूट ऑफ के A2। ये जानबूझ के लिखा गया है ऐसे, ठीक है, ताकि हमें एक रिजल्ट मिल जाए कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। तो हमें ये मालूम है कि आई बराबर होता है के ए स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर रूट कर दूं तो ये रूट आई बराबर हो जाएगा अंडर रूट के मल्टीप्लाइड बाई ए। इसका मतलब हम इसको भी इंटेंसिटी लिख सकते हैं, इसको भी इंटेंसिटी लिख सकते हैं। तो नेट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। ये नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो जब भी दो वेव ओवरलैप करेगी तो इन द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव विल चेंज, and that will be given by I1 plus of I2 plus of 2 under root I1 I2 cos delta phi। लिख लिया होगा। ठीक है,
ओके, अब इसी में कुछ और फॉर्मूला सीख लो। अच्छा, ये हर जगह काम आएगा, वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा, तो ये कॉमन मैं बता रहा हूँ, कॉमन सिखा रहा हूँ। वेव ऑप्टिक्स का तो आधा खेल इसी पे चलता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी ये यूज होना है। अब देखिए, मैंने आपसे बोला था कि किसी भी पॉइंट पर फेज डिफरेंस को मैंने लिखा था डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2 पाई बाई डेल्टा एक्स प्लस फाइव टू माइनस फाइव वन। बट याद रखो कि आपके आपके लेवल पे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें फाइव टू माइनस फाइव वन जीरो ही होगा जनरली। तो डेल्टा फाइव जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस के कारण आएगा। इसका मतलब आपको अगर पाथ डिफरेंस गिवन हो तो फेज डिफरेंस निकालना आना चाहिए, और फेज डिफरेंस गिवन हो तो पाथ डिफरेंस निकालना आना चाहिए। मतलब आपने जो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है, आई नेट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आई वन आई टू कॉस ऑफ डेल्टा फाइव, तो डेल्टा फाइव डायरेक्टली गिवन हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपको पाथ डिफरेंस गिवन हो तो आपको वहां से डेल्टा फाइव निकालना आना चाहिए। क्लियर? दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, इस फॉर्मूले में आई नेट इज इक्वल टू आई वन प्लस ऑफ आई टू प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आई वन आई टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ डेल्टा फाइव, दैट इज द फेज डिफरेंस। ठीक है, अगर इस केस में अगर आपको ये गिवन हो कि सर मान लो कि लेट आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई, मतलब जो दो सुपर इम्पोजिंग वेव हैं उनकी इंटेंसिटीज अगर इक्वल है, तो अगर उनकी इंटेंसिटीज इक्वल है तो मैं आई नेट को ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, ट्वाइस ऑफ आई कॉस ऑफ डेल्टा फाइव, ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज आई वन आई टू इक्वल है। तो आई इंटू आई, आई का स्क्वायर, और आई के स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बिकम इक्वल टू आई। तो टू आई कॉमन निकाल दो, तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा आपका, वन प्लस ऑफ कॉस डेल्टा फाइव अंदर बचेगा। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज फोर आई कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू। बट रिमेंबर, नॉट ऑलवेज। ये तब आप लिख सकते हो जब आपकी नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप ये तब लिख सकते हो जब आपके दोनों वेव की जो इंटेंसिटी है इंडिविजुअली वो इक्वल हो। अगर दोनों की वेव की इंटेंसिटी इंडिविजुअली इक्वल है तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, विच इज फोर आई कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू। इज इट क्लियर? दूसरी बात सर इसी में, अब देखिए, ये इंटेंसिटी का वेरिएशन है व्हेनेवर द टू वेव्स और टू मोर देन टू वेव्स, बट वी आर टेकिंग द केस ऑफ टू वेव्स। तो जब भी दो वेव्स सुपर इम्पोज होती हैं तो इंटेंसिटी इस तरह से वेरी करती है। तो जब इंटेंसिटी वेरी करती है तो या तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है या इंटेंसिटी कम हो जाती है इन द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग। जहां पर दो या दो से ज्यादा वेव मिलते हैं वहां पर या तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है या इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम चलना है, मतलब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है इन द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग। इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है इन द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग, इसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और ये जो इंटरफेरेंस है ये दो प्रकार का हम मानते हैं, एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव और दूसरे को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुना होगा आप लोगों ने। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेसिकली इंटरफेरेंस, ये जो सुपर पोजिशन के वजह से जो हमें दिख रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। भाई इंटरफेरेंस का मतलब है कॉन्सिक्वेंस ऑफ सुपरपोजिशन। दैट मींस कि या तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूट होकर बढ़ जाना इन द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग या कम हो जाना इन द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक मिनट आ रहा हूं, इंटरफेरेंस, कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स, इसकी जहां तक आप बात करते हैं, देखो ये आप लाइट एनर्जी में कोहेरेंट और इनकोहेरेंट की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये सब बेकार की बात है। कोहेरेंट सोर्स हो या इनकोहेरेंट सोर्स हो, इंटरफेरेंस बिल्कुल होगा, है ना। इंटरफेरेंस तो बेसिकली क्या है, ओवरलैपिंग है और जिसके कारण हमारी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है एनर्जी की, दैट इज बेसिकली इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इंटरफेरेंस कोहेरेंट सोर्स में भी होगा, इनकोहेरेंट सोर्स में भी होगा, दैट डजंट मैटर। बट फॉर इनकोहेरेंट सोर्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। पहली बात तो ये है, इनकोहेरेंट सोर्स हम उन सोर्सेस को कहते हैं जिसका फेज डिफरेंस किसी गिवन पॉइंट पर
किसी गिवन पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस होता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहता या जीरो नहीं रहता, दैट इज कॉल्ड एज इनकोहेरेंट सोर्स। मतलब जो अभी हमने सोर्स लिया उसमें हमने ये इमेजिन करा कि हमारा जो फेज डिफरेंस है वो समय के साथ किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर लोकेशन ये है कि भाई ये x1 है और यहाँ से ये x2 है, तो टाइम के साथ साथ दिस फेज डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम भी आया और इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल फेज डिफरेंस भी आया, वो सिर्फ इस x2 और x1 पे डिपेंड कर रहा था। तो ऐसा सोर्स कोहेरेंट कहलाता है। और अगर सोर्स ऐसा हो कि इसका जो फेज डिफरेंस है वो x1 x2 के साथ साथ phi1 phi2 पे भी डिपेंड कर रहा हो, t1 t2 पे भी डिपेंड कर रहा हो, तो ऐसा सोर्स इनकोहेरेंट कहलाता है ना। तो कोहेरेंट से भी इंटरफेरेंस होता है, इनकोहेरेंट से भी होता है। तो फिर हमें कोहेरेंट ही क्यों पढ़ाया जाता है? पहली बात तो ये है कि कोहेरेंट सोर्स इसलिए भी हम लेते हैं क्योंकि कोहेरेंट सोर्स के केस में यू कैन वेरी वेल डिफरेंशिएट द, ठीक है, कि कहां पर मैक्सिमा है कहां पर मिनिमा है, यू कैन डिफरेंशिएट दैट, बट इन कोहेरेंट सोर्सेज यू कैन नॉट। दूसरी बात, इट इज वेरी difficult to calculate the position of maxima and minima in the case of coherent incoherent sources because आपका जो phase difference है वो आपके कई सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा हो। बात समझ में आई? तो ये दोनों से होता है, बट हमें जो केसेस हैं उसमें 96% आप मान लीजिए कि यू हैव टू डील विद द कोहेरेंट सोर्स ओनली। क्लियर? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगी, कि इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा? तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम विल बी सिंपली रिटन एज इक्वल टू जो आपका वेक्टर सम है उससे निकालते हैं हम। और अगर मान लो कि दोनों का एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन सेम है a1 प्लस ऑफ a2, ठीक है, तो हम सिंपली a1 प्लस a2 भी लिख सकते हैं। या और अगर मान लीजिए कि इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, तो हम नेट एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को 2a भी लिख सकते हैं। ये कब लिख सकते हैं? अगर मान लो ये वेव आ रही है, ये दूसरी वेव आ रही है, ये ऐसे आए और ऐसे सुपर इम्पोज हो एक दूसरे पे, तो द रीजन इन विच द टू वेव विल सुपर इम्पोज, दैट रीजन विल लुक लाइक दिस, राइट? इसका एम्पलीट्यूड a1 है सर, और इसका एम्पलीट्यूड सर इधर वाली वेव का a2 है, और ये दोनों जब आएगी तो ये ओवरलैप करेगी, तो a1 प्लस ऑफ a2 सिंपली आप ऐड कर सकते हो, बिकॉज दीज कैन बी ट्रीटेड एज टू वेक्टर्स। बट ये भी आपके पॉजिटिव साइड में, ये भी पॉजिटिव साइड में, तो फेज डिफरेंस 0 है, तो आप इसको डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो ना। आपने पढ़ा है कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो सिंपली दे कैन बी एडेड, और दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सिंपली दे कैन बी सबट्रैक्टेड। हाँ, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल ना तो 0 है ना तो 180 है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं a1 प्लस ऑफ a2। और इस केस में अगर मैं इंटेंसिटी लिखूं तो आई नेट की वैल्यू क्या होगी? तो इस केस में इंटेंसिटी, बिकॉज आई एम सेइंग a1 और a2 जो है वो सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है? 0। क्लियर? तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई नेट को यहाँ पर अंडर रूट i1 प्लस ऑफ अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, दिस वुड बी द इंटेंसिटी। इस केस में इफ i1 इज इक्वल टू i2 है एंड बोथ आर इक्वल टू i है, तो इस केस में अपन क्या लिख सकते हैं? तो इस केस में नेट इंटेंसिटी को अपन 4 टाइम्स ऑफ i लिख सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इज इट क्लियर सर? नोट करते चलिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इसी में एक और छोटी सी बात, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये वेव ऑप्टिक्स में यूज होना है, तो वेव ऑप्टिक्स में आप को ये सब ना भी बताया जाए तो फर्क नहीं पड़ता। मत कहिएगा कि भाई ये सब याद नहीं है। एनीवेज, और ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, इन सब को मिला के क्वेश्चंस बड़े बनेंगे, क्योंकि आपका जो वो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है वो भी सुपरपोजिशन ही के कारण होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट केस होता है वो। एनीवेज, तो दूसरी बात, यहाँ पर जब हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करी है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैंने आपसे कहा है कि भाई आई ए मैक्सिमम होगा या आई मैक्सिमम होगा। इस ये तभी होगा जब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी हो? 1। इसका मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं सर? 2 टाइम्स ऑफ एन पाई, है ना? ये मत कह देना खाली 0। ठीक है, ये 2 एन पाई, एक ही बार ऐसा नहीं होता, बार बार ऐसा होता है। तो जनरल क्या होगा? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 एन पाई।
इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, मतलब फाई को मैंने पाथ डिफरेंस के टर्म्स में चेंज कर दिया, तो 2 n पाई हम इसको लिख सकते हैं, तो ये 2 पाई विल कैंसिल आउट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा, मतलब दिस विल बी द रिलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब पहला केस जहां पर हमें पहला पाथ डिफरेंस जहां पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, फिर दूसरा पाथ डिफरेंस जहां पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, what will be that positions? So that will be 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, and so on. These are the path difference for which you will get the constructive interference. और यहाँ पर n की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है। ये जो है हमारा ना, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस का ये, अच्छा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पोजीशन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ का डिफरेंस है सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ का डिफरेंस है कि दिस शुड बी, ये जो है ये पाथ डिफरेंसेस होने चाहिए जहां पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर एक ही पॉइंट से सोचो ना, आप एक ही पॉइंट से दो वेव चलाओ, मान लो ये वेव चलाया ऐसे और ये भी वेव चलाया ऐसे, तो ये मान लो t0 पर ये सिचुएशन है और इन दोनों को ओवरलैप कराओ तो क्रेस्ट क्रेस्ट पे ओवरलैप होगा, ट्रफ ट्रफ पे ओवरलैप होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन होगा। अब इसको आगे खिसका दो, मान लो इसको आगे खिसका दिया हमने, ये वाला पार्ट आगे खिसका दिया, ये मैं रेड से बनाता हूं यहाँ पर, ये वाला अब थोड़ी देर के बाद ये ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, फॉल करेगा तो कैंसिलेशन होगा, है ना। अब सोचो कि ये फिर से और खिसकाया हमने, कि मतलब ये वाला जो ये ऐसे पहुंच गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये वाला जो क्रेस्ट है वो इस क्रेस्ट पे फॉल होगा, फिर ट्रफ ट्रफ पे फॉल होगा, तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो देखो पहली बार जब दोनों का क्रेस्ट यहाँ पर था तो पाथ का डिफरेंस 0 था, दोनों इक्वल लेंथ चल रहे थे। अब जब मैंने वेव को यहाँ खिसका के पहुंचा दिया तो ये पाथ का डिफरेंस हो गया ना, ये वेव को मैं वहीं से स्टार्ट करा रहा हूँ, बट यहाँ से जो पाथ का डिफरेंस है वो लैम्डा है, तो फिर से लैम्डा के बाद फिर से ये क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल करने लगा, फिर 2 लैम्डा के बाद फिर देखोगे कि क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि n लैम्डा के बाद जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है तो दो वेव जब सुपर इंपोज करती है, ऐसी दो वेव जिनका पाथ का डिफरेंस n लैम्डा हो, और जब वो दो वेव सुपर इंपोज करती है तो उस केस में दे ऑलवेज फॉर्म कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब नेट एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, नेट इंटेंसिटी इंक्रीजेस। नाउ द नेक्स्ट केस इज के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि नेट एम्पलीट्यूड कम हो जाए या नेट इंटेंसिटी कम हो जाए। ये कब होगा, जब ये वेव ऐसे आ रही हो, ये वेव ऐसे आ रही हो, ठीक है। ये आपने देखा है भाई, ये वेव दो वेव आ रही हो, ये वेव A1 एम्पलीट्यूड है इसका, ये A2 एम्पलीट्यूड है इसका। भाई डिस्ट्रक्टिव तब होगा ना जब दो आपस में सब्ट्रैक्ट हो, और सब्ट्रैक्ट कब होगा, जब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ फॉल करे, तो नेट एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगी। तो नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, जहां पर ये दोनों ओवरलैप करेगा तो नेट एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगी। वो पॉजिटिव साइड में भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एम्पलीट्यूड ज्यादा है। नेट एम्पलीट्यूड अब पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है, नेगेटिव साइड में भी हो सकता है, और अगर जीरो हो सेम हो जाए तो नेट जीरो भी हो जाएगा, मतलब उस केस में ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसका इसका मतलब है इस केस में अगर हम बात करें तो हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा दैट वुड बी मिनिमम आइदर A1 माइनस ऑफ A2 और A2 माइनस ऑफ A1, इट डिपेंड्स, राइट। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इस केस में इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A ले लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें A मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी सर, इट विल बी 0। मतलब इस केस में जो रस्सी होगी या जिस रीजन में ओवरलैपिंग हो रहा होगा, जब तक द टाइम फॉर विच द टू वेव वुड बी ओवरलैपिंग विथ ईच अदर, in that time you will observe that there is no disturbance or there is no pulse। मतलब जब तक एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा वेव गायब हो गई, ठीक है, फिर से वेव रीजनरेट होगी, है ना। देखो बेसिकली सुपरपोजिशन में तो यही होता है ना कि वेव जब ओवरलैप करती है तभी ये सारी चीजें होती हैं, बट वेव ओवरलैप करके वहीं पर रुक नहीं जाती है, वो वेव चलती रहती है। मतलब मिलन हुआ फिर जुदाई आ गई, ठीक है। तो वो जो मिलन से जुदाई का लम्हा है वो बड़ा छोटा होता है, मिलन हुआ जुदाई भी बहुत जल्दी आती है, बात समझ में आई। तो मिलन और जुदाई के बीच में जो होती है वही सारी कहानी हो रही होती है, जिंदगी खुश हो जाती है, रंगीन हो जाती है ना, बड़ा मजा आ रहा होता है।
ठीक है, मिलन से जुदाई के बीच का वक्फा। बट जैसे ही जुदाई हुई, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तो दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव। क्लियर? हाँ, जब तक ये दोनों ओवरलैप्ड है, मतलब जब तक दोनों मतलब रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, तब तक तो भाई हम दो एक हैं, है ना? लेकिन उसके बाद तुम कौन मैं कौन, तो वो वाली कहानी है। अच्छा, इसी में नेट इंटेंसिटी की बात करूं, आई नेट की, तो आई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये नेट इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी ना इस केस में। और अगर आप इस केस में आप मान लें कि इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I है सर, तो इस केस में तो भाई फिर नेट इंटेंसिटी विल बिकम इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I हो, तब नेट इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, ये कहां कहां पर हमें मिनिमा मिलेगा, तो जहां जहां पर हमारा एक क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल करेगा, वहां वहां मिनिमा मिलेगा। ठीक है, और कब कब ऐसा होगा, किस किस पाथ डिफरेंस के लिए ऐसा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पहली बात तो ये कि हमारा जो कॉस डेल्टा फाई होना चाहिए वो -1 होना चाहिए, और इसका मतलब है कि डेल्टा फाई शुड बी इक्वल टू व्हाट, तो दैट वुड बी इक्वल टू 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय पाई, या तो आप 2n+1 भी ले सकते हो, 2n-1 भी ले सकते हो, मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। और अगर 2n-1 ले लो तो यही n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। भाई ऑड चाहिए, ऑड, है ना? मतलब डेल्टा फाई हमें कैसा चाहिए, ऑड, तो ऑड के लिए या तो 2n+1 भी ले सकते हो, 2n-1 भी ले सकते हो, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी बात याद रखिएगा कि 2n+1 ले रहे हैं तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, और 2n-1 ले रहे हैं तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर फिर से ये लिख दीजिए 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई पाई, तो पाई से पाई गया भाई, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी फॉर लैम्डा, और लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट, 2n+1 लैम्डा बाई 2, 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा बाई 2, दिस इज सॉरी, लैम्डा का नहीं, पाथ डिफरेंस का, ये पाथ डिफरेंस का जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी इक्वल टू 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा बाई 2, है ना? दिस विल बी द पाथ डिफरेंस, राइट है? पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। अब इसमें आप वैल्यूज रखते जाएं, वैल्यूज रखिएगा, तो n की वैल्यू 0 रखिए तो ये आएगा लैम्डा बाई 2, n की वैल्यू 1 रखिए तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, ये इसी तरह से 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इज इट अंडरस्टूड? कभी तो हाँ ना बोलो, कभी तो कुछ बताओ। ठीक है, जल्दी छापो और आगे बढ़े। चलो सर, थोड़ी अलग सी चीज सिखाता हूँ, तुम्हें शायद अच्छा लगे। ठीक है, थोड़ी अलग चीज, एक आध ऐसे ही मन हो रहा है तो सिखाता हूँ, उसके बाद एक अच्छे सवाल पे आऊंगा, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे हम टॉपिक में। तो देखो, एक अच्छी ऐसे ही मन कर रहा है तो सुनाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता टू काउंट द नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड नंबर ऑफ मिनिमा, हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता। सवाल सुनना, आपसे कहता है कि भाई ये एक सोर्स है और ये दूसरा सोर्स है, S1 एंड S2, and they have been placed at a distance of say 5.2 lambda, ये दोनों एक दूसरे से 5.2 लैम्डा पे रखे हुए हैं। These are two sources and the distance between the two, remember जो मैं वर्ड कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो, distance between the two is 5.2 लैम्डा। आपसे कहता है कि एक इंटेंसिटी डिटेक्टर है which starts moving from S1 से S2। देखो, इंटेंसिटी डिटेक्टर का मतलब कि भाई एक ऐसा हम यंत्र है जो इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करेगा कि इंटेंसिटी कब मैक्सिमम हो रही है, कब मिनिमम हो रही है, तो ये इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेगा वेदर इट बी। अच्छा, याद रखो, ये सुपरपोजिशन में इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि साउंड में भी यूज होता है, साउंड में भी इसके क्वेश्चन बनते हैं। वो कैसे बनेंगे वो मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ये वैसे ही बनेंगे जैसे लाइट वेव में क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो इसलिए वहां पर भी ये क्वेश्चन इस टाइप का हमें करना है, इस वैरायटी का करना है, तो इसलिए मैं ये सारी बातें सिखा रहा हूँ, है ना? अब मेरा पॉइंट समझिएगा, इंटेंसिटी डिटेक्टर, अगर ये साउंड वेव हो तो साउंड की इंटेंसिटी रिकॉर्ड करने वाला होगा वो। सर, किस दुकान में मिलता है ये डिटेक्टर? जहां पर फिजिक्स या
केमिस्ट्री के लैब का इंस्ट्रूमेंट मिलता है, वहीं चले जाना, वहीं इंटेंसिटी रिकॉर्ड करने वाला डिटेक्टर मिल जाएगा तुम्हें। एनीवेज, तो S1 से S2 अगर हम जा रहे हैं तो हमने कहा कि यहाँ से एक इंटेंसिटी डिटेक्टर है जो यहाँ से चलना शुरू करता है, इंटेंसिटी डिटेक्टर। खैर, और इंटेंसिटी डिटेक्टर अच्छा ना लगे तो तुम समझ लो कि तुम ही चलना शुरू कर रहे हो S1 से S2। आपको ये बोला गया कि व्हेन इंटेंसिटी डिटेक्टर विल मूव फ्रॉम S1 टू S2, जब S1 से S2 जाएगा तो हाउ मेनी मैक्सिमा एंड मिनिमा इट विल रिकॉर्ड। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा and minima recorded by the detector while going from S1 to S2। S1 to S2 जाते समय कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा डिटेक्ट होंगे ये आपको बताना है। अब कैसे बताएंगे सर, यहाँ तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं सिखाया, हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। Still, I want you to calculate this number of maxima and minima in going from S1 to S2. How we will record that? तब पहली बात समझो, सोचो, इमेजिन करो, अगर इस S1 से जो वेव निकले, ठीक है, वही सिर्फ यहां पर पहुंचे। मान लो, ऐसा समझो, इमेजिन करो, S1 की वेव S2 पे पहुंचे और S2 की वेव मान लो इस इंस्टेंट पे चली ही नहीं, निकली ही नहीं। ऐसा समझ, S1 की जो वेव निकली, S1 से जो वेव निकली वो S2 पे पहुंची और S2 की वेव अभी निकली ही नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे जब मैं होऊंगा तो पाथ डिफरेंस वुड बी इक्वल टू 5.2 लैम्डा। पहले इस बात को समझो भाई कि S1 से जो वेव निकली है वो S2 पे पहुंची है, बट S2 की वेव अभी मान लो चली ही नहीं है, तो S2 की वेव तो वहीं की वहीं है और S1 की वेव यहां से यहां चल के आई है, तो दोनों वेव के पाथ का डिफरेंस कितना होगा, 5.2 लैम्डा। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी अगर हम ऐसे ही लॉजिक लगाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे भी जो पाथ का डिफरेंस होगा दैट वुड बी 5.2 लैम्डा। अरे समझ रहा है, path difference at S1 and S2 keeping the another one at the same point। मतलब S1 से निकलने वाला S2 पे पहुंचा, बट S2 का वेव मैं उसी पॉइंट पे मान रहा हूँ। सिमिलरली S2 से निकलने वाला S1 पे पहुंचा, बट S1 का वेव मैं उसी पॉइंट पे मान रहा हूँ, तो ये पाथ डिफरेंस एट S1 एंड S2 वुड बी इक्वल टू 5.2 लैम्डा। दूसरी बात, एक इसका जो मिडिल पार्ट होगा, मिडिल इस पूरे डिस्टेंस का जो आधा होगा, जिसको हम 2.6 लैम्डा कह सकते हैं। 5.2 है ना, ये 5.2 है ना, तो 5.2 का आधा कितना हुआ रे? 5.2 का आधा बता। सर 2.6। 2.6, बहुत बढ़िया। तो 5.2 का आधा 2.6 है भाई, तो ये 2.6 लैम्डा मान लो यहाँ, ये आधा, तो ये भी 2.6 लैम्डा आधा। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है सर, यहाँ तक तो मजा आया। पता नहीं तुम क्या करना चाह रहे हो मास्टर। तो सोचो, अगर ये दोनों वेव यहाँ से इस मिडिल पॉइंट पे पहुंचे तो क्या यहाँ पर पाथ डिफरेंस जीरो होगा या नहीं? ऑफ कोर्स जीरो होगा। S1 से चलने वाली वेव भी 2.6 लैम्डा चल के आएगी और S2 से चलने वाली वेव भी 2.6 लैम्डा चल के आएगी, तो ये पाथ डिफरेंस कितना होगा, जीरो हो जाएगा मिड पॉइंट पर। अब सुन मेरी बात, यहां पर ये डेल्टा एक्स जीरो है, यहां पर ये 5.2 लैम्डा है, तो चाहे मैं राइट साइड पे जाऊं या लेफ्ट साइड पे जाऊं, 0 से 5.2 लैम्डा के बीच में मुझे क्या क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना, जहां मैक्सिमा मिनिमा बन रहा है मुझे उससे मतलब है। एक्स के बाद लैम्डा, लैम्डा बाई 2 पे कुछ कहानी होती है क्या? लैम्डा बाई 2 पे कुछ कहानी होती है? लैम्डा बाई 2 पे मिनिमम मिनिमा बनता है या मैक्सिमा बनता है? लैम्डा बाई 2 पे कुछ बनता है? मिनिमा बनता है। तो लैम्डा बाई 2, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 के बाद 2 लैम्डा, इसी तरह से हम कहानी और बढ़ाएं तो कितना आ जाएगा, ये 2 लैम्डा और 3 लैम्डा बाई 2 के बाद 2 लैम्डा, 2 लैम्डा के बाद कितना आएगा, 5 लैम्डा बाई 2। ठीक है, 5 लैम्डा बाई 2, उसके बाद कितना आएगा, उसके बाद आएगा 3 लैम्डा। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा होगा सबको? इसी तरह से फिर आगे क्या आएगा, 3 लैम्डा बाई 2, इसी के बाद क्या आएगा फिर से, देखो मैं इधर लिख देता हूं, 0 और
5.2 लैम्डा के बीच में मुझे क्या क्या मिल रहा है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, वहां पे स्पेस कम पड़ गया, तो मिलेगा लैम्डा बाई 2, लैम्डा 3, लैम्डा बाई 2। भाई आप कहोगे सर लैम्डा और 3 लैम्डा बाई 2 के बीच में कोई लैम्डा नहीं मिलेगा, but that will not be the point of either maxima or minima, so I'm not taking that point, right? हमें तो सिर्फ ये गिनना है ना कि मैक्सिमा मिनिमा कितना है, उसके बीच में क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। तो 2 लैम्डा, फिर से 5 लैम्डा बाई 2, उसके बाद कितना आ जाएगा ये 5 लैम्डा बाई 2 के बाद 3 लैम्डा, 3 लैम्डा के बाद 7 लैम्डा बाई 2, ये तो होगा। 7 लैम्डा के बाद 4 लैम्डा, ठीक है, 4 लैम्डा के बाद 9 लैम्डा बाई 2, ठीक है, 9 लैम्डा के बाद 5 लैम्डा, यही तो होगा। अब 5 लैम्डा के बाद हम अगर जाएं, तो 5 लैम्डा के बाद अगर हम जाएंगे तो 5 लैम्डा के बाद 11 लैम्डा बाई 2 आएगा। 11 लैम्डा बाई 2 का मतलब 11 बाई 2 का मतलब 5.5, और 5.5 जैसे ही हम पहुंचेंगे वो 5.2 लैम्डा से आगे बढ़ गए ना, ठीक है, तो 5 से हम आगे बढ़ गए तो उसको हमें कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे एक बच्चे ने आंसर दिया कि सर 5 मैक्सिमा 5 मिनिमा, चलो गिन के देखते हैं। राइट साइड पे हम काउंट कर रहे हैं, पहले मिनिमा 1 2 3 4 5, तो ये तो एक साइड पे 5 हुआ ना सन्नाटे, इधर भी तो यही कहानी हो रही होगी जो मैंने दिखाया नहीं है आपको। इसका मतलब मिनिमा की वैल्यू, अभी भी तुम गलत लिख रहे हो सलमान भाई। मिनिमा की वैल्यू 10 आएगी, इसमें कोई शक नहीं। कमिंग टू द मैक्सिमा, तो मैक्सिमा गिनते आओ, मैक्सिमा गिने। मैक्सिमा को अगर हम गिने तो दूसरे रंग से गिनेंगे भाई, ये 1 2 3 4 5, 5 राइट साइड पे 5 लेफ्ट साइड पे, तो मैक्सिमा भाई x0 पे भी तो मैक्सिमा बनेगा ना, ये भी तो मैक्सिमा है कि नहीं है सर? तो मैक्सिमा कितना 11। उड़ गए रे, पता नहीं क्या पढ़ा गया ये पागल, क्या बोल गया, क्या बता गया। समझ में आई बात? बिना फॉर्मूले के मैक्सिमा मिनिमा गिन सकते हैं सर, ये सब कौन सी रॉकेट साइंस बात है, सब टाइम पास बात। अब दूसरा नहीं बताऊंगा, एक तुझे एक काफी है। दूसरा सवाल वैरायटी बदल के सिखाता हूं, इरेज कर दूं? ठीक है, अब देखिए ऐसा एक और सवाल लेते हैं विद डिफरेंट वैरायटी। मैं ऐसा गिनने वाला, देखो रेगुलर बैच होता तो मैं गिनवाता रहता एक दो सवाल और करा के, बट आपका क्रैश कोर्स चल रहा है भाई, तो इसमें तो इतना समय नहीं है, एक से सीख लेना और फिर अपनी मर्जी से कुछ कुछ कंसीडर करके काउंट करते रहना, समझ आ जाएगा। एक सवाल ऐसे ले रहा हूं, मान लो कि ये फिर से S1 है, ये S2 है। इस बारी ना इंटेंसिटी डिटेक्टर को मैं बिल्कुल सेंटर से चला रहा हूँ, सेंटर से, मिडिल पॉइंट से, यहां से ये अपना भाई इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करने वाला, डिटेक्ट करने वाला, तो इंटेंसिटी डिटेक्टर इस बार यहां से चलेगा भाई, ठीक है। आपसे कहता है कि भाई इंटेंसिटी डिटेक्टर कितना चलेगा, what distance the intensity detector will have to move so that it records it records second time minima। सेकंड टाइम लूं या फर्स्ट टाइम ही चलेगा? ठीक है, फिर से सवाल सुनो। सवाल ये है कि फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय ID मतलब इंटेंसिटी डिटेक्टर, so that it records second time minima। मतलब इंटेंसिटी डिटेक्टर को मिडिल पॉइंट से कितना आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि उसे दूसरी बार मिनिमा मिले, ताकि उसे क्या मिले, दूसरी बार मिनिमा मिले, है ना, सेकेंड टाइम मिनिमा। अब कैसे करोगे सर, सेकेंड टाइम मिनिमा निकालना है, तो पहले तो हम ये समझे कि सेकेंड मिनिमा या सेकेंड टाइम मिनिमा का मतलब ये होगा कि भाई यहां से चलने पर जो दूसरी बार मिनिमा मिले उसको, है ना। तो दूसरी बार मिनिमा कौन सा मिलेगा,
तो हमने कहा था कि भाई ये मिडिल है, तो यहाँ पर पाथ का डिफरेंस, ये मिडिल है अगर है, तो यहाँ पर पाथ का डिफरेंस कितना होगा? 0। 0 के बाद क्या मिलेगा? पहली बार λ/2 पे मिनिमा मिलेगा, दूसरी बार 3 λ/2 मिलेगा। इसका मैंने ये नहीं पूछा कि उसको सेकंड मिनिमा, मैंने वर्ड सेकंड मिनिमा नहीं कहा है, मैंने कहा है कि सेकंड टाइम मिनिमा, मतलब अगर ये मिडिल से चले तो दूसरी बार इसको मिनिमा मिले, तो सेकंड टाइम मिनिमा कब मिलेगा, उसके लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है, ये पूछा है मैंने। तो दूसरा मिनिमा जो उसको रास्ते में मिलेगा इन गोइंग फ्रॉम मिडिल टुवर्ड्स S2, वो 3 λ/2 ही पे तो मिलेगा, और 3 λ/2 पे मिलेगा, तो उस पॉइंट पे हमें कितना, हमें वहां चल के पहुंचना पड़ेगा। ये मत कहना कि 3 λ/2 चल के पहुंचेंगे तो वो मिल जाएगा, ना ना ना, यहाँ से हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे ताकि हमें ये जो मिनिमा है वो मिल जाए। ठीक है, ये 3 λ/2 क्या है? यहाँ का पाथ डिफरेंस है, बट मुझे कितना चलना है वो सवाल है। पाथ डिफरेंस दो वेव के बीच का डिफरेंस है वो पॉइंट का। ठीक है, कि मतलब S1 से जो वेव चल के यहाँ पहुंचेगी, S2 से जो वेव यहाँ चल के पहुंचेगी, उन दोनों के पाथ का डिफरेंस 3 λ/2 है। हमें कितना चल के वहां पहुंचना पड़ेगा, ये हमारा सवाल है। तो अपन क्या लिखेंगे? तो देख, सबसे पहली बात तो ये कि भाई ये 5.3 लैम्डा लिया है मैंने, तो इसका जो आधा है ये दिस विल बी इक्वल टू 2.65 लैम्डा, ये इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 2.65 लैम्डा ये इसका आधा है। हमें कितना चलना है उस पर सवाल है हमारा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जिस पॉइंट पे हम चल के पहुंच रहे हैं, उस पॉइंट पे जो पाथ का डिफरेंस होना चाहिए, दैट वुड बी इक्वल टू 3 λ/2। तो कैन आई क्लेम दैट कि 2.65 लैम्डा प्लस ऑफ x, ये मैंने लिखा है सोर्स 1 का जो पाथ कवर करेगा वेव, माइनस ऑफ 2.65 लैम्डा माइनस ऑफ x, सोर्स 2 का जो वेव पाथ कवर करेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो पाथ डिफरेंस 1.5 लैम्डा मतलब 3 λ/2 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 2.65 लैम्डा 2.65 लैम्डा विल कैंसिल आउट, दिस विल बिकम इक्वल टू, आई गेस this will become equal to 2x, and 2x तो 1.5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये 1.5 बाय 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.75 टाइम्स ऑफ लैम्डा। दिस इज योर रिजल्ट। पता नहीं क्या पल्ले पड़ा भाई, देखो और नहीं समझ में आया हो तो पूछो। देखो नहीं समझ में आया हो तो पूछो, समझ में आ गया तो बताओ, मतलब नोट कर लो, नहीं समझ आया तो पूछो। सर प्लीज रिपीट कर दो। ठीक है, वंस अगेन समझाइए सर। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर इंटेंसिटी डिटेक्टर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द टू सोर्सेस। द टू सोर्सेस आर एट अ सेपरेशन ऑफ 5.3 लैम्डा। मिडिल से डिटेक्टर चलना शुरू करता है, तो आवर डिटेक्टर इज गोइंग टुवर्ड्स राइट। तो आपसे कहा गया है कि हाउ मच ऑफ द डिस्टेंस डिटेक्टर विल कवर सो दैट इट रिकॉर्ड्स सेकेंड टाइम मिनिमा, और इट गेट्स मिनिमा सेकेंड टाइम, मतलब दूसरी बार उसको रास्ते में मिनिमा मिले, उसके लिए हाउ मच ऑफ द डिस्टेंस द डिटेक्टर विल हैव टू मूव, राइट। तो एक बात तो क्लियर है सर कि सेकेंड टाइम मिनिमा मिले। मैंने आपसे बोला कि इस पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस है मिडिल पॉइंट पर, दैट इज इक्वल टू 0। तो पहली बार उसको मिनिमा मिलेगा वहां पर जहां पर पाथ डिफरेंस वुड बी λ/2। दूसरी दूसरी बार मिनिमा उसको वहां पर मिलेगा जहां पर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 λ/2। तो सेकेंड टाइम मिनिमा डिटेक्टर के लिए कौन सा हुआ? यही वाला तो हुआ। पहली बार तो λ/2 वाला हुआ, दूसरी बार कौन सा होगा? 3 λ/2। तो मुझे ये चाहिए, ये। तो इसके लिए डिटेक्टर यहां से यहां कितना चल के आएगा, ये x की वैल्यू क्या होगी? अब ये मत कहना सर x की वैल्यू 3 λ/2 होगी, ये नहीं है, ये तो पाथ डिफरेंस है ना भाई। पाथ डिफरेंस का क्या मतलब हुआ कि S1 से जो वेव यहां पर आई और S2 से जो वेव यहां पर चल के आई, ये S1 से जो वेव आई और S2 से जो वेव चल के आई, इन दोनों ने जो लेंथ कवर किया, जो पाथ कवर किया, उस पाथ का डिफरेंस कितना है? तो उस पाथ का डिफरेंस 1.5 लैम्डा है या 3 λ/2 है। ठीक है, बट यहां से यहां जो हम चल के गए वो थोड़ी 1.5 लैम्डा या 3 λ/2 है। तो मुझे ये निकालना है कि कितना गए। तो इस मैंने कहा कि भाई यहाँ पर जो दो वेव आ रही है ना, यहाँ पर जो ये दो वेव आ रही है जिसकी वजह से ये मिनिमा बन रहा है,
तो इन दोनों वेव के पाथ का डिफरेंस मस्ट कम आउट टू बी 1.5 लैम्डा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने कहा कि भाई S1 से जो वेव आ रही है वो यहां तक कितना चल के आएगी, S2 से जो वेव आ रही है वो कितना चल के आएगी, दोनों का हमने लेंथ लिया, दोनों ले लिया। तो ये 2.65 है, आधा आधा डिस्टेंस। तो 2.65 प्लस ऑफ x, ये 65 लैम्डा प्लस ऑफ x, ये डिस्टेंस हो गई। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी 2.65 लैम्डा माइनस ऑफ x, ये वाली डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है जो 1.5 लैम्डा के बराबर आएगा। तो x इज इक्वल टू 1.5 लैम्डा बाई 2। इज इट क्लियर नाउ? कहुआ, अरे समझ आई? थोड़ा थोड़ा एक और कर लेते, चल एक और कर लेते हैं, एक और बना लेते हैं, इसको नोट कर लो। तो एक और ऐसा ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा और समझ लेंगे। ओके, देखिए इसी में मैं क्वेश्चन कुछ भी बना सकता हूं ना, क्वेश्चन बनाना तो बाएं हाथ का खेल। भाई इधर देख, ये S1 मान लो, ये S2 मान लो, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 5.2 लैम्डा। हमसे कहा गया कि भाई यहां से डिटेक्टर चलेगा, भाई ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल है, डिटेक्टर यहां से चलेगा, डिटेक्टर यहां से चलेगा। आपको सवाल क्या पूछा गया, सवाल ये पूछा गया भाई डिटेक्टर कितना चलना पड़ेगा, डिटेक्टर को मान लो ये x अगर चलना पड़ा है तो x की वैल्यू कितनी होगी सो दैट इट गेट्स सेकंड, नहीं सेकंड नहीं, थर्ड टाइम मैक्सिमा। फाइंड x so that detector records third time मैक्सिमा। मतलब उस जब मिडिल से चले तो उसको तीसरी बार मैक्सिमा मिले रास्ते में। तीसरा मैक्सिमा मिले, मैंने ये नहीं बोला तीसरी बार मैक्सिमा मिले, मतलब मिडिल से चलने पर तीसरा मैक्सिमा मिले उसको। तो कितना उसको चलना पड़ेगा सो दैट उसको तीसरा मैक्सिमा, रास्ते में तीसरा मैक्सिमा मिले। समझ आई बात? रास्ते में तीसरा मैक्सिमा मिले तो उसको कितना चलना पड़ेगा, ये क्वेश्चन। अब देखो मैं मिलकर सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा और समझ आ जाए, थोड़ा थोड़ा और आ जाए। तो देखिए भाई यहाँ पर तो पाथ डिफरेंस 0 है, इसमें कोई शक नहीं है, ये भी अपने आप में मैक्सिमा है, बट इसको हमें कंसीडर नहीं करना। हमें पूछा गया कि यहाँ से कितना वो चलेगा जो उसको थर्ड टाइम मैक्सिमा मिले। चलो देखते हैं शाकिर भाई। तो देखो सबसे पहली बात तो है कि यहाँ से अगर वो चलेगा तो एक बार लैम्डा पे मिलेगा मैक्सिमा, फिर 2 लैम्डा पे मिलेगा, फिर उसके बाद मैक्सिमा कहां पर मिलेगा, तो मैक्सिमा मिलेगा 3 लैम्डा पे, है ना, 3 लैम्डा पे मिलेगा ना। अरे तीसरी बार मैक्सिमा कहां पर मिलेगा, ऐसी जगह पे मिलेगा जहां पर पाथ का डिफरेंस कितना हो, 3 लैम्डा। तो पाथ का डिफरेंस वहां पर 3 लैम्डा हो, इसका मतलब ये वाली जो वेव चली है और चल के यहां पर पहुंचेगी, और ये वाली जो वेव चली है और चल के यहां पर पहुंचेगी, इन दोनों वेव के पाथ का डिफरेंस 3 लैम्डा होना चाहिए ना वहां पर। ठीक है, तीसरी बार मैक्सिमा के लिए। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या आता है। भाई ये 5.2 लैम्डा है, तो 5.2 लैम्डा का पहले बात तो आधा कर दो। तो 5.2 लैम्डा का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.6। तो 2.6 आ गया भाई, ये 2.6 लैम्डा हो गया, ये आधा, ये भी 2.6 लैम्डा हो गया आधा। अब मैंने कहा है कि यहाँ पर इसको मिलेगा डिटेक्टर को तीसरी बार मैक्सिमा, और ये वाला डिस्टेंस मैंने x माना हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो यहां से ये वेव यहाँ पे चल के आई तो कितना चल के आई, 2.6 लैम्डा प्लस ऑफ x। और ये वाली जो वेव है S2 से जो चल के आएगी वो कितना चल के आएगी, तो देख ये पूरा 2.6 लैम्डा, ये पूरा, और उसमें ये x सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2.6 लैम्डा माइनस ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, और जहां पर इन दोनों का मिलन हो रहा है वहां पर पाथ का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 लैम्डा। इसका मतलब मेरे लिए तो 6 लैम्डा प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 2.6 लैम्डा माइनस ऑफ x, इन दोनों का जो पाथ का डिफरेंस है दैट शुड कम आउट टू बी 3 लैम्डा। तो 2.6 लैम्डा वाला टर्म कैंसिल, 2x वुड बी इक्वल टू 3 लैम्डा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 लैम्डा। अभी भी हजम हुआ या नहीं हुआ, हाँ ना बोल भाई। यस सर। चलो एक और जोरदार सवाल
और जोरदार सवाल, मजा ना आए तो पैसा वापस भाई। ये ऐसा मत कहना कि मजा आने के बाद भी पैसा मांगने, कोई पैसा वापस नहीं। चलिए सर, बकूं? ओके, देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि भाई ये सुपर पोजिशन में ना ये शेप वेव पूछते हैं। अच्छी किताबों में ऐसा सवाल मिलेगा। अच्छी किताब से मेरा मुराद है कि जो एंट्रेंस के लिए जो किताबें होती हैं, जो स्पेशली एंट्रेंस के लिए डिजाइन की हुई होती हैं, जैसे अभी मार्केट में बीएम शर्मा बहुत चलता है। बीएम शर्मा हो, आशीष अरोड़ा हो, तो आशीष अरोड़ा में मुझे उतना मजा नहीं आया जितना बीएम शर्मा में मजा आता है। खैर, तो इस तरह की जो किताबें होती हैं उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो मैं अभी बना रहा हूँ। वर्मा जी में भी दे रखा है ऐसा क्वेश्चन, वो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड दे रखा है। देखो ये दो वेव पल्स हैं। आपको सर वेव ऐसा कब से होने लगा, तो ऐसा बोलना भी मत, मैं ये ऑनलाइन पे भी घूसा मार सकता हूँ भाई। ऐसा वेव इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वेव की इक्वेशन सिर्फ साइन और कॉस के टर्म्स में हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो वेव पल्स किसी भी शेप का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि उसकी वेव की इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो ये दो वेव पल्स हैं। ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये वाला 2 सेंटीमीटर, इसकी हाइट ओहो आहा, और यहाँ से ये दोनों के बीच का सेपरेशन 4 सेंटीमीटर। ये इधर को जा रही है और ये जा रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ये इधर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अगेन, और ये t=0 पर ये अवस्था दिखाई गई है। मतलब दो वेव्स हैं, दो वेव एक दूसरे की ओर भगे चले आ रहे हैं, दोनों का शेप अलग अलग है, दोनों की रफ्तार सेम है, और दोनों की रफ्तार है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ईच। बोथ आर गोइंग, और गोइंग मतलब प्रोपगेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। दोनों के बीच का जो सेपरेशन इस t=0 के इंस्टेंट पर है वो 4 सेंटीमीटर में। प्रश्न सुनना, प्रश्न यह है कि प्रश्न चाहो तो इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो, फाइंड द शेप ऑफ रिजल्टेंट वेव, फाइंड द शेप ऑफ रिजल्टेंट वेव after t=1.5 seconds. Find the shape of resultant wave after t=1.5 seconds. 1.5 सेकेंड के बाद, after 1.5 seconds, what would be the shape of the resultant wave? 1.5 सेकेंड के बाद सेप्टागोन, सेप्टागोन क्या होता है रे? 1.5 सेकेंड के बाद इसका शेप कैसा होगा? चलिए मिल के सोचते हैं, ऐसे ही तुक्का मार के कुछ भी नहीं बताएंगे अपन। पहले आपको सवाल क्लियर हो गया मैंने क्या बताया कि भाई 1.5 सेकेंड के बाद शेप कैसा होगा। तो देखो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का तरीका भाई कुछ नहीं है, लॉजिक से ही सॉल्व होगा, बस समझें कैसे सॉल्व होगा। हम तो ये मिडिल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मिडिल के रेस्पेक्ट में ही कहानी देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमने आपसे बोला था सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन का मतलब ये होता है कि जब दो वेव ओवरलैप होती है, दो वेव जब ओवरलैप होती है, तो दो वेव ओवरलैप होती है तो हमें ये मालूम है कि सर दो वेव के ओवरलैपिंग में जो हर पॉइंट है, हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपस में ऐड हो जाएगा अगर क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल कर रहा है तो दोनों का, दोनों पल्स को अगर देखो तो दोनों पल्स का ये क्रेस्ट ही तो है भाई। अगर ये पल्स ऐसे है ऐसे, तो इसका मतलब इसका ट्रफ ऐसे होगा, फिर इसी तरह से कहानी जारी होगी। तो ये पल्स का भी पॉजिटिव साइड यहाँ पर दिख रहा है, और ये पल्स ऐसे है तो इसका मतलब ये पल्स का फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से होना चाहिए। तो ये भी इसका पॉजिटिव ही साइड दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब दोनों के क्रेस्ट ओवरलैप करेंगे आफ्टर 1.5 सेकेंड्स। करेंगे या नहीं करेंगे वो अभी चेक कर लेते हैं, बट अगर करेंगे तो ये दोनों का तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ही ऐड होगा, और अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ही दोनों का ऐड होगा तो जाहिर सी बात है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो देखते हैं भाई कैसे। हम एक बात समझे सर, ये इसकी रफ्तार 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है,
तो पहली बात तो ये कि सर मुझे एक बात बताओ कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड अगर रफ्तार है तो 1.5 सेकंड्स में, 1.5 सेकंड में, ये जो 1.5 सेकंड है, 1.5 सेकंड का समय, इस दौरान ये लेफ्ट वाला वेव कितना चल चुका होगा? लेफ्ट वाला वेव कितना चलेगा अगर उसकी रफ्तार 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है? तो एक बात तो क्लियर है सर, ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड चल 3 सेंटीमीटर चलेगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, दिस विल गो अहेड बाय अ लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, ये आगे की ओर चलेगा बाय अ लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये बात तो हमें समझ में आ गई। इसका मतलब इसका जो लोएस्ट पोजीशन है ना, लोएस्ट वाला पॉइंट, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो कहीं यहाँ पर पहुंच लेगा मिडिल वाली लाइन से, ये 1 सेंटीमीटर होगा ना, ये 1 सेंटीमीटर होगा मिडिल वाली लाइन से। इसका मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये ऐसे हुआ, ये 1 सेंटीमीटर इधर को आ गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। ये टोटल 4 सेंटीमीटर ही रहना है तो ये 3 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ पर भी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर ही होगा, ये वाला पार्ट है ना, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट एज इट इज रहेगी। इसी तरह से अगर मैं इस वाले की बात करूं, ये जो ट्रायंगुलर शेप है, तो ये ट्रायंगुलर शेप भी कितना चल चुका होगा? तो ये ट्रायंगुलर शेप भी कितना चल चुका होगा? तो ये ट्रायंगुलर शेप भी उतना ही चल चुका होगा भाई, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर चल रहा है तो इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वो यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना, यहाँ कहीं आ जाएगा। ये ट्रायंगुलर वाले को मैं ब्लू से बना देता हूँ, यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ थोड़ा और खींच देता हूँ इसको, यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना। तो इसको इस वाले को अगर आप ड्रॉ करोगे यहाँ पर, इस वाले को अगर आप ड्रॉ करोगे, तो इस वाले को ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे भाई? ये ऐसे आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये वाला पॉइंट ऐसे आ गया, ऐसे, ठीक है। ये वाला पॉइंट ऐसे आके ये ऐसे जाएगा, हाँ, और ये ऐसे इधर जो आना है वो ऐसे रह जाएगा, ठीक है। देख लेना अगर तुम्हें कुछ हजम हो रहा हो तो। बट ये इसके बाहर तो नहीं जा सकता क्योंकि ये दोनों 2 सेंटीमीटर है। तो सर ये कैसे हो गया? ये मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई? हाँ हो गई। यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, तो ये ऐसे आएगा, ये यहाँ, और नहीं आया। इधर देख भाई, दोनों कितना चल रहे हैं? 1.5 सेकंड में दोनों कहाँ कहाँ पहुंचेंगे? तो दोनों 1.5 सेकंड में कहाँ कहाँ पहुंचेंगे? तो दोनों 1.5 सेकंड में 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएंगे ना, दोनों 1.5 सेकंड में 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये वाला जैसे आपका जो रेक्टेंगुलर शेप्ड वेव है, वो जैसे 3 सेंटीमीटर आगे गया है, वैसे ही तो ट्रायंगुलर शेप वेव भी 3 सेंटीमीटर आगे जाएगा। तो रेक्टेंगल वाला भी 3 सेंटीमीटर आगे जाएगा, ट्रायंगल वाला भी 3 सेंटीमीटर आगे जाएगा। तो रेक्टेंगल वाला 3 सेंटीमीटर आगे गया और ट्रायंगल वाला 3 सेंटीमीटर आगे गया, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसका, वो ऐसे आ जाएगा। ये देख, ये तुझे समझ आया हो तो देखना, ये ऐसे खिसक लेगा ना, ये ज्योमेट्री से सोचो। सबको क्लियर है ये? ये देख लो, बस यहीं तक समझना है, बाकी तो वो सॉल्व हो ही जाएगा। तो इसका शेप क्या होगा? तो अब देखो, ये तो हमने ओवरलैपिंग दिखाया है, ठीक है, ये सिर्फ हमने अभी ओवरलैपिंग दिखाया है। नाउ वी आर सपोज टू ड्रॉ द फाइनल शेप। तो ये ओवरलैपिंग ऐसी दिख रही है। अब देखो इस पॉइंट पे ये जीरो है ना। देखो कहाँ कहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग रीजन अगर मैं मार्क करूं तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ओवरलैपिंग, यही तो हो रहा है ना, जहां पर दोनों वेव का पार्ट एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा हो, यही तो वो रीजन है। अरे यही तो वो रीजन है। अब देख, इस रीजन में जब जहां पर ओवरलैपिंग है, ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 है और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। तो इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 + 0 होगा, और 2 + 0 होगा तो वो कितना रह जाएगा? 2 ही रह जाएगा। मतलब ये वाला जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वो तो यही मिलेगा हमें, क्योंकि एक का 2 है दूसरे का 0 है, तो 2 + 0, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। यहाँ पर चले आओ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप आ जाओगे, दूसरे वाले केस में आ जाओगे,
तो दूसरे वाले पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखो तो दूसरे वाले पॉइंट पे ये थोड़ा सा सिमिलर विमिलर ट्रायंगल लगा के देखोगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट आ रहा होगा इसका। इसका मतलब है कि ये जो हाइट होगी दिस वुड बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? थोड़ा मैं तेज चल रहा हूँ। ये वाली हाइट 1 सेंटीमीटर होगी, थोड़ा सा सिमिलर लगा के सोच, इस ट्रायंगल को थोड़ा सिमिलर करके सोच, तो ये 1 सेंटीमीटर आएगी। तो ये जहां पर सुपर पोजिशन हो रहा है, ये इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है 1 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का कितना है 2 सेंटीमीटर। तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 + 2 कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? तीसरा पॉइंट जहां पर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है या ओवरलैपिंग दिख रही है आपको, वो पॉइंट यहाँ पर है और इस पॉइंट पर दोनों का जो वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट वो 2 सेंटीमीटर ईच है। नहीं, ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 सेंटीमीटर ईच। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? इसका मतलब क्या होगा? तो ये 2 + 2 विल बिकम इक्वल टू 4। इसका मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ना तो ये ऐसे आएगा। अब देखना मैं कहां से अब आपको रिजल्टिंग वेव दिखा रहा हूँ। रिजल्टिंग वेव कैसा दिखेगा ये देखो, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ तक ये गया। ये रिजल्टिंग वेव देखो, रिजल्टिंग वेव ऐसे बनेगा। ऐसे जो ग्रीन से मैंने बनाया ना, ये रिजल्टिंग वेव है आपका। ये ओवरलैप नहीं हुआ है तो ये एज इट इज रह जाएगा। ये वाला पार्ट ओवरलैप नहीं हुआ था, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ओवरलैप नहीं हुआ था तो ये एज इट इज रह जाएगा। जहां पर ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई, बट यहाँ पर इस पॉइंट पे नेट डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये 2 है और ये 0 है तो ये 2 रह जाएगा। यहाँ पर जहां पर ओवरलैपिंग हुई, ये 2 है और ये 1 है तो 2 + 1 विल बिकम इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये 3 तक पहुंचेगा ये रिजल्टेंट वेव। यहाँ पर जहां पर ओवरलैपिंग हो रही है तो ये दोनों का 2 ऐड हो रहा है तो 2 and 2 विल बिकम 4, तो ये 4 तक जाएगा। और ये वाला पार्ट ऐसे नीचे दिखा रहे हैं ताकि हम इसको मिला सके, है ना। ये ऐसे आएगा रिजल्टेंट वेव जो है वो, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया है वो है। और इस शेप का कोई नाम तो नहीं है भाई। हजम हुआ क्या? देख ले हो। तो अगर ये हजम हो गया तो ठीक है सर, बाकी चर्चा। हाँ, रिजल्टेंट वेव क्या कह रहे हो? रिजल्टेंट वेव ग्रीन वाला है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। रिजल्टेंट वेव जो है बेटा, फिर से सुनो, जहां पर ये ओवरलैपिंग हुई है तो जिन जिन पॉइंट्स की ओवरलैपिंग हुई है उन पॉइंट्स को सिर्फ देख लो। ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के साथ ओवरलैप कर रहा है। मतलब ट्रायंगुलर वेव का ये वाला पॉइंट रेक्टेंगुलर वेव के इस वाले पॉइंट के साथ ओवरलैप कर रहा है। और जहां पर यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है तो ट्रायंगुलर वेव का भी ये वाला पॉइंट और रेक्टेंगुलर वेव का भी अपना ऊंचाई वाला पॉइंट ये ओवरलैप कर रहा है। तो देखो ये ओवरलैपिंग में देखो इस वाले पॉइंट्स पे ये जो 2 रेड डॉट्स हैं पहले वाले, ये इसको मैं कहो तो येलो बना देता हूँ, ये वाला और ये वाला। इसमें अगर हम बात करें तो इस वाले का डिस्प्लेसमेंट 0 है ट्रायंगुलर वेव के इस पॉइंट का, और रेक्टेंगुलर वेव के इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 2 है। तो इस पॉइंट पे दोनों ऐड होंगे तो 2 + 0 विल बी 2, तो रिजल्टेंट वेव विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, राइट। सर ये वाले साइड को क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? ये जो ग्रीन वाला पोर्शन ये इधर दिख रहा है, इसको कुछ क्यों नहीं किया आपने? इसका कुछ इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई ही नहीं है। ओवरलैपिंग तो बस इतने रीजन में हुई है जो मैंने दिखाया है आपको। ये जो मैंने ग्रीन से आपको दिखाया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहीं पे ओवरलैपिंग हो रही है। अब दूसरा पॉइंट जहां पर ओवरलैपिंग हुई है वो ये रेड देख लो, ये वाले, ये दोनों। तो इसका ट्रायंगल का ये डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का 1 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल का इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है। तो ये ओवरलैप होकर दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होके कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल लोअर राइट कॉर्नर ओवरलैप हो रहा है। लोअर राइट कॉर्नर जो इस ट्रायंगुलर वेव का ओवरलैप हो रहा है उसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये लोअर राइट कॉर्नर, ठीक है, और ये वाला लोअर राइट कॉर्नर है ना। बट आप ये देखो कि ओवरलैपिंग में जो 2 पॉइंट कंबाइन हुए हैं वो आपको अब ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये भी तो 0 है तो फिर इसका मास्टर तुमने 0 क्यों नहीं लिया, इस वाले पॉइंट का 0 क्यों नहीं लिया?
ये देखो, ये जो जहां पर ये मिला है ना आके, वो ये लोअर पॉइंट नहीं है, वो ये तो अपर पॉइंट है ना, जिसके साथ ये रेक्टेंगुलर वेव आके अटैच हुआ है। मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस ट्रायंगुलर वेव ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है? वो इस वाले के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल का कोई दूसरा पॉइंट नहीं था, ये लोएस्ट पॉइंट था। तो ये लोएस्ट पॉइंट था, इसलिए इसको इसके साथ हमने अटैच कहा है या कंबाइन कहा है। या आप ये दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो, आपको अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं सर, ये जो राइट साइड है इसमें 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप वेव के यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहे हो, ये ऐसे जाओगे, ये ऐसे जाओगे, तो यहाँ तक तो आप ये इसको हाइट ही मानोगे ना 2। जब आप नीचे जाने लगोगे तब इसको 0 मानोगे। ठीक है, तो आप ये हाइट ही कंसीडर करोगे ना इस पॉइंट पर। ठीक है सर। चलिए, आपका समय हो गया तो यही खत्म करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा शायद।